So when third one is the outermost shell, we have electron in the third shell. There is some force of attraction between nucleus and the outermost electron, and all the periodic properties like the radius, the force of attraction is more, this electron will come close to the nucleus, radius will be less. If force of attraction is more, it has less tendency to go out of the atom, that is ionization energy will be less. So जितनी भी periodic properties है वो कहीं ना कहीं force of interactions पे depend कर रही है. Yeah. So outermost electron और nucleus के बीच में we have some inner shell electron, and because of this inner shell electron there is some prevention of force of attraction between these two things, between nucleus positive charge and the outermost electron negative charge. सिंपल सा लॉजिक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, उसके बीच में यदि कोई आ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, या इसे शील्डिंग कहेंगे या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे. ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर एक्टिंग एज अ शील्ड बिटवीन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. दे आर डिक्रीजिंग सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? यस सर. अब शील्डिंग इफेक्ट हमें समझ में आया क्या है. अब एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? सी, this outermost electron, let's say the atomic number of this atom is 10. ये नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, outermost electron है. इस outermost electron ने कुछ force of attraction फील करना था because of nucleus, but यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इसे इन डायरेक्शन में रिपेल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन आएगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? इफेक्टिवली लेट्स से यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स, बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके कारण रिपल्शन, इसके कारण अट्रैक्शन, तो ऑन एवरेज उसे 10 इलेक्ट्रॉन जो 10 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस पर, उनका चार्ज ही फील नहीं होगा, उसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही फील नहीं होगा. यदि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होगा तो कितना होगा? देयर इज अ नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स एट द न्यूक्लियस माइनस number of average number of electrons in the inner shell. So inner shell के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहे थे, उसके कारण उतना इफेक्टिवनेस न्यूक्लियस की नहीं बची आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर. दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. प्लस 10 minus 3, just for example, it can be 2, it can be 3, it can be fractional also. So on an average जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल के बीच में, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा. 10 की जगह इसे फील होगा यहाँ पर 7 प्रोटॉन्स, 6 प्रोटॉन्स है, 7.5 प्रोटॉन्स. क्या इतना क्लियर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? यस सर. चलो लिखो शील्डिंग इफेक्ट. मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, डिक्टेट करूंगा तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा फिर.
ये कब वैलिड है? जब एक से ज्यादा ऑर्बिट्स होंगे, एक से ज्यादा शेल्स होंगे. If you have only one shell, then definitely it is not valid. कॉपी हो गया है? लीजा कॉपी कर लिया है? हाँ सर। सर हो गया। चलो नेक्स्ट हम पे चलते हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, बस लिखना है हमें वहां से. Is it visible properly? Yes, sir. यस सर। See, effective nuclear charge is the net positive charge experienced by an electron in a multi-electronic atom. So it is a net positive charge experienced by an electron in a multi-electronic atom. The term effective is used because the shielding effect of negative charge electron prevents higher orbital electrons from experiencing the full nuclear charge by repelling effect of the inner layer electron. ये लैंग्वेज डेफिनेटली थी, मैं डायरेक्ट तुम्हें लिखा था तो शायद एकदम से क्लिक नहीं होता कि क्या लिखा हुआ है, बट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दिस इन अ सिंपल मैनर. वी हैव न्यूक्लियस, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें कुछ, and because of this inertial electron, outermost electron will experience certain force of repulsion. न्यूक्लियस के कारण अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्शन. सो दोनों कंपनसेट होकर जो इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देयर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कॉपी करो, चेक करो कुछ ऐसा ही लिखा है क्या जैसा एक्सप्लेन किया गया है। द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, और एक कब पिक्चर में आएगा जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम में। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो कुछ स्क्रीनिंग इफेक्ट बचेगा ही नहीं। मैथमेटिकली Z इफेक्टिव इज Z माइनस सिग्मा। Z number of protons at the nucleus, sigma is average number of electron between nucleus and electron in the question। जिस इलेक्ट्रॉन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके लिए Z इफेक्टिव निकाल रहे हैं, उसका होगा Z माइनस सिग्मा। सिग्मा एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। इसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट, स्लेटर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है सिग्मा को। चलो कॉपी करो जल्दी से। सर तो टर्म इफेक्टिव के आगे कौन सा वर्ड लिखा है? द टर्म इफेक्टिव कौन सा लाइन में is used? थर्ड लाइन। The term effective is used because the shielding effect ओके is used। सर 6th लाइन में इफेक्ट ऑफ इनर के बाद में क्या लिखा है? 6th लाइन में किसके बाद? इफेक्ट ऑफ इनर। Charge electron prevents higher orbital, explaining 1 2 3 4 5 6। मैं पूरा पढ़ देता हूं एक बार, चलो सुन लो। Because the term effective is used because the shielding effect of negative charged electron prevents higher orbital electrons from experiencing the full nuclear charge by repelling effect of inner layer electrons। क्या अभी क्लियर है? यस सर। Shielding effect और screening effect which is denoted by SE। सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है s ऑर्बिटल का, देन p का, देन d का, और f का सबसे कम। d and f shielding effect is considered to be poor। कोई बता सकता है s ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम है? व्हाट डज इट मीन? मतलब s ऑर्बिटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस को it will allow more force of attraction or it will allow less force of attraction? मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पक्का सोच लो एक बार। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट मतलब वो कितना शील्ड कर रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। एस ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, मतलब वो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलाउ करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। डी एंड एफ सबसे allow more force of attraction between nucleus and outermost electron।
Yes, sir. इज दैट ओके? जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट Yes, sir. उतना ज्यादा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलाउ करेंगे। सर जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट है उतना कम अलाउ करेंगे ना वो। हाँ, Yes, sir. मैंने लास्ट में अपोजिट बोला। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलाउ करेंगे। जितना कम शील्डिंग इफेक्ट, जितना पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। चाहो तो ये सेंटेंस लिख लो। पुअर द शील्डिंग इफेक्ट, greater the force of attraction between nucleus and outermost electron. Poor the shielding effect, greater will be force of attraction between nucleus and electron. Now the question is, do we have any formula to calculate that Z effective sigma? क्या हमारे पास कोई relation भी उसके लिए? Yes, we do have relation, mathematical relation to calculate effective nuclear charge, और उस relation को कहा जाता है Slater's rule। वैसे मुझे ध्यान नहीं है पिछले कुछ सालों में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बट अगेन थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हम इसको जल्दी से देख लेते हैं, खत्म करते हैं। हमारे बुकलेट में जरूर क्वेश्चंस हैं, इसलिए मुझे पढ़ाना तो है ही। पहले ये जेई में आया करता था एडवांस में, अभी तो नहीं है। डेफिनेटली ये 10th लेवल से ऊपर है। शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब सिग्मा ये तो डेफिनेट है, सिग्मा का वैल्यू दैट कैन नॉट बी जेड, मतलब सिग्मा यदि जेड हो गया मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि जितने उस एक सिस्टम में लेट्स से एटॉमिक नंबर इज 10, उसमें 10 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन से। सो एक जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है उसके बीच में मैक्सिमम 9 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 10 तो आ ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि एक तो खुद ही इलेक्ट्रॉन है। सो सिग्मा इज ऑलवेज लेस देन जेड, इट कैन नॉट बी इक्वल टू जेड। हाँ, सिग्मा का वैल्यू 0 जरूर हो सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इफ यू हैव 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, सो देयर विल बी नो शील्डिंग बिटवीन दिस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 0 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? First point, sigma equal to 0 for uni-electronic system. यूनी-इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम, उसके लिए सिग्मा 0 होगा। हाइड्रोजन एटम या इवन He+, हम 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक रिमूव कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन उसमें से 4 रिमूव कर दिए, तो whenever we have 1 electron, sigma will be 0. There will be no electron between nucleus and outermost electron. First point is okay. Manas, Mandar, Manoli. Yes, sir. Yes, sir. Second, Yes, sir. sigma equal to considered for z minus 1 electron in an atom, मतलब सिग्मा z minus 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ही काउंट होगा जो खुद, if you have 10 इलेक्ट्रॉन्स, एक तो खुद हो गया, अब बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन क्रिएट शील्डिंग इफेक्ट। 10 इलेक्ट्रॉन के 10 तो शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे नहीं, एक तो खुद ही है, सो 9 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बीच में आ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हम कैसे काउंट करेंगे कि एवरेज नंबर कितना होगा? सो वी हैव दिस रूल्स, इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, यदि इलेक्ट्रॉन एस या पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, क्लियर, सो सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन कितना कंसीडर किया जाएगा? 0.35, 0.85, 1। डीएनएफ में प्रेजेंट है 0.35, 1 and 1। क्या तुम बता सकते हो ये टेबल का क्या मीनिंग है? मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टेबल याद रह गया ना, मतलब तुम्हें स्लेटर्स रूल याद रह गया। सो देखो, समझो और फिर बताओ कि क्या मतलब है इसका। हाँ, प्राप्ति, प्राप्ति समझ में आ रहा है कुछ टेबल? थर्ड पॉइंट No, sir. मेरा
सर मैं भी एक्चुअली लिख रही हूँ और उसके बाद फिर मैं देखूंगी। नहीं नहीं अभी मत लिखो, मैं लिखने का टाइम दूंगा, इतनी जल्दी मत करो, पहले सुनो। यदि मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, और फिर तुम उस टाइम लिखोगे तो फिर वो ये होगा, यू आर नॉट गोइंग टू लिसन एनीवन। तो हमेशा इफ आई एम एक्सप्लेनिंग, एनी टीचर इज एक्सप्लेनिंग यू, उस टाइम पे फोकस करो, सुनो। लिखने का टाइम जनरली मैं तो देता हूँ, बाई चांस कोई टीचर नहीं दे रहा तो बोलो सर लिखना है हमें, रुक जाइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेक्चर के बाद लिखो। लिखना मैटर करता है, बट समझना उससे ज्यादा मैटर करता है। तो भी सब पहले थर्ड पॉइंट देखो और सोचो कि क्या मतलब है इसका, कैसे कैलकुलेशन होगा इसका। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एटॉमिक नंबर 23, किसका एटॉमिक नंबर है 23? वैनेडियम। वेनेडियम। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। हमें लेट्स से 4s आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s है यहाँ पर, तो 4s का हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, nth शेल, n मींस आउटर मोस्ट शेल। मुझे बताओ 4s में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट शेल, फोर्थ शेल, तो तो फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो वो खुद ही है, एक इलेक्ट्रॉन तो वो खुद ही है, अब बचा एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का हमें सेकंड पॉइंट फॉलो करना है, सिग्मा इज कंसिडर्ड ओनली फॉर z-1 इलेक्ट्रॉन, उस खुद इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ना है हमें। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 आउटर मोस्ट शेल में। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? s, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 0.35। सो 0.35 कंट्रीब्यूशन हो गया सिग्मा का 4s वाले इलेक्ट्रॉन का। अब आ जाओ अंदर थर्ड शेल पर। सो थर्ड शेल मतलब इनर शेल, n-1. n is the outermost shell, fourth shell for this example. n-1 will be third, n-2 will be second, n-3 will be first shell. So n-1 shell मतलब third shell. 3d, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। d का कितना कंसिडर किया गया है? 1। n-1 d इलेक्ट्रॉन को 1 कंसिडर किया गया है। सो यहाँ पे +3 हो जाएगा सिग्मा के कैलकुलेशन में। 3 इलेक्ट्रॉन d के हर एक किसी का 1 होगा सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन। 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3p का कितना कंसिडर करेंगे हम? 0.85. 0.85. So 3p and 3s both are considered 0.85 per electron. Total कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8. 3s के 2, 3p के 6, 8 into 0.85. समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं अभी? हाँ सर। यस सर। किसी को कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे नहीं समझ में आया तो पूछ लो, भी मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? चलो देखो, मैं बोर्ड पे, तुम एक काम करो, ये पूरा कॉपी करो, मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ वेनेडियम वाला एग्जांपल, राइट? कॉपी करो पूरा टेबल। सर नीचे वाला भी करें? सब कुछ पूरा एग्जांपल्स भी कॉपी कर लो, और जब घर पे पढ़ोगे ना लेक्चर नोट्स, लेक्चर के बाद जब भी टाइम मिलेगा तो वो एग्जांपल्स खुद से समझने की कोशिश करना। मैं एक दो एग्जांपल दूसरा दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, यस, वो आपने मतलब पहले वाले पेज में सिग्मा के लिए आपने लगाया था एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन, तो इसमें एवरेज नंबर क्यों बोला गया है? हाँ तो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ वो भी। मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम कॉपी कर लो पहले। सर एग्जाम्पल का सेकंड और थर्ड दोनों बी है क्या? एटॉमिक नंबर 4 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वो बीई है, बेरिलियम है, मैंने गलती से बी लिखा है उसे, दैट शुड बी बीई, ये वाला बेरिलियम होगा एटॉमिक नंबर 4। एटॉमिक नंबर पे लिखा है, तुम क्रॉस चेक कर सकते हो ना। सर लिथियम का पहला वाला 0.35 से मल्टीप्लाई होगा ना?
लिथियम का पहला वाला क्यों? सर क्योंकि वो s वाले इलेक्ट्रॉन्स करेगा ना मल्टीप्लाई। तो ये बता लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। यस 1s2 2s1 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। यस तो 1s2 वाले से 2 इलेक्ट्रॉन ही तो Z क्रिएट करेंगे, 2s वाला तो क्रिएट ही नहीं करेगा। यस सर। तो सर फिर 2 into 0.35 होगा ना? 2 into 0.85 नहीं होगा। देखना इनर एस का 0.85 भी तो दे रखा है हमें यहाँ पर n-1 शेल का, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। तो इसके लिए तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन 1s के नहीं हो गए इनर शेल के। हाँ सर समझो। Shall I remove Yes, screen sir. sharing option? No, sir. Wait. 20 seconds. Fast. चलो मैं तुम्हें वापस से वो वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैनेडियम 23 Z इफेक्टिव वैसे तो हम किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जनरली इट हैज टू कैलकुलेट फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। उसके लिए हम बात कर रहे थे नथिंग इज गिवन। 4s इज द आउटर मोस्ट शेल। चाहे 4s में इलेक्ट्रॉन पहले गया 3d में बाद में गया, स्टिल द 4s इज द आउटर मोस्ट शेल। इसकी हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं या इसका इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्टिव निकालते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 23। वी हैव टू काउंट सिग्मा एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली फॉर इनर इलेक्ट्रॉन्स। उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो बचे 22 इलेक्ट्रॉन से उन्हीं का काउंट होगा। अब मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर वो एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ? देखो ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इनर शेल्स है। क्लियर? अब मे बी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहां मूव कर रहा हो, so this electron will not come in between nucleus and outermost electron। कुछ इलेक्ट्रॉन पूरा सर्कल है ना, वो तो मैं यहाँ पर न्यूक्लियस हूँ, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है वो ऑन एन एवरेज मेरे न्यूक्लियस के और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में ना रहे। तो एवरेज नंबर कितना है वो काउंट करना है। क्या समझ में आता है एवरेज का मतलब क्या हुआ? Yes, sir. तो अब आते हैं हम इस पर। सबसे पहले 4s का निकाल लेते हैं हम सिग्मा। स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग 4s outermost shell n का वैल्यू 4, so n is 4 for this example, n minus 1 is 3, this is 2, this is 1। clear? so जो भी outermost shell है उसको n shell कहा जाता है। 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना है इसका? 0.35।
ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ 3D पर। थर्ड शेल का मतलब इनर शेल n-1 का d1 कितने 3 into 1, ये कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है s और p के। हर किसी का कंट्रीब्यूशन कितना है सिग्मा में 0.85, तो 8 into 0.85 प्लस। अब आ जाओ 2p पर। 2p and 2s टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ps, मतलब अब सारे सबका अंदर का एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1s के लिए भी 1 कंट्रीब्यूशन, 2s के लिए भी 1 कंट्रीब्यूशन, 2p के लिए भी 1 कंट्रीब्यूशन। तो यहां से लेके यहां तक टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1। सो 0.35 प्लस 3 कितना होगा? एनी आइडिया? 8 5 जा 40, 0 4 8 8 जा 64 68 6.80 प्लस 10 13 6 19 19 20 20.15। ये तो हो गया सिग्मा z इफेक्टिव 23 minus 20.15, that is 2.85 effective nuclear charge। सर जो आउटर मोस्ट शेल रहता है उसमें सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको छोड़ के और 1 इलेक्ट्रॉन ना। इस एग्जांपल में बाय चांस ऐसा केस होता 4p2, तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, यहाँ पे 2 s के इलेक्ट्रॉन और 1 p का काउंट हो जाता, सॉरी 2 s और 1 p का दोनों यहीं पे काउंट हो जाते। वो तो डिपेंड करेगा ना कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, राइट? हाँ सर, मतलब लास्ट वाले इसका -1 इलेक्ट्रॉन ऐसा। हाँ बस लास्ट वाले का -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जिसका z इफेक्टिव निकाला जा रहा है उसको हटाकर बचे हुए ये सिग्मा काउंट करना है। मैं बोल रहा हूँ मेरे मतलब न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन, तो मैं उस इलेक्ट्रॉन का तो काउंट ही नहीं करूंगा ना, उसके और मेरे बीच में बात कर रहे हैं। व्हाट इट? यस सर। सर ये 0.55 0.85 ये सारे वैल्यूज आए कैसे? ये अगेन स्लेटर्स रूल है, कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीजें हैं, मतलब आई डोंट हैव एनी डेरिवेशन फॉर दिस एज सच, वी डोंट हैव, आई मतलब वी डोंट हैव डेरिवेशन फॉर दिस। इवन ये रूल पे मुझे ध्यान नहीं कि कभी कुछ क्वेश्चन आया है रिसेंट 5-10 इयर्स में, बट स्टिल हमारे बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस थे, 10-15-20 मिनट की हेडिंग थी, सिंपल सा मैथमेटिक्स का लिखा दिया है, ये टेबल याद रह गया मतलब पूरा खत्म हो गया, इजीली कर पाएंगे। ठीक है? यस सर। सर हम कौन से भी इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकाल सकते? सॉरी सर हम कौन से भी इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं क्या? हाँ वैसे see we can calculate z effective for any electron, but the meaningful is to calculate z effective for the outermost electron because all the properties depends on outermost electron। तुम्हें बोला जाएगा इसका z effective निकालो, तो Cp के बाद वाले को काउंट नहीं करेंगे, Cp के पहले वाले को, बट वो मीनिंगलेस है, मतलब वो फिर सिर्फ एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होगा। यस सर। चले हम आगे अब। यस सर अगर एस शेल के कोई भी दो यानी एस शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का यानी जेड इफेक्टिव सेम ही होगा? फिर से बोलो। एस शेल के कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो जेड इफेक्टिव है वो सेम ही होगा क्या? हाँ मतलब तुम बोलोगे सर 4f में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 में क्या सभी का z इफेक्टिव सेम होगा? यस, क्योंकि हाउ टू डिफाइन सबशेल? सबशेल which has similar shape, size and energy distance from the nucleus, तो एक f से सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है all have similar properties, तो सबका z इफेक्टिव सेम आना ही। क्लियर? ओके सर। अभी चले हम आगे। क्रिश तुमने टाइम नहीं देखा था क्या? इस कब लेक्चर का क्या था? सर मैंने गलती से दूसरी लिंक देख ली और उस पे 6:15 का था। अच्छा वो जो थर्ड लेक्चर होता ना उसका वाला था। ओके
नेक्स्ट हेडिंग आती है अभी इस चैप्टर में, नो डाउट वी आर टेकिंग समवॉट मोर टाइम इन दिस चैप्टर बट डजंट मैटर, हम उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं चीजें। ऑलमोस्ट 50% चैप्टर इज कंप्लीटेड, या मतलब जो बेसिक था वो हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि हमें 2 से 3 लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी लग गए, जो अब हमें वहां पे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। Okay, what is the oxidation state of sodium in NaCl? What is the oxidation state of sodium in NaCl? Anyone? तुम अनम्यूट कर सकते हो, जरूरी नहीं चैट बॉक्स में टाइप करना ना, मतलब मेरे क्लास में फ्रीली अनम्यूट करके बोलो, जितना बोलोगे सही रहेगा। ओम कितना होगा? +1 क्लोरीन -1 Mg +2 हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2। चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखे, और माइट बी ये सभी को इतना फील हो रहा होगा, हाँ दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेरियस एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल्स। या नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट? कोई डिफाइन कर सकता है क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? एनीवन? बहुत सारे बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट पता ही है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जैक्टली? क्या होता है? लीजा क्या होगा? मानस जस्ट बोलो, जो भी बोलना है, गलत बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सही कर दूंगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एग्जैक्ट राइट आंसर फ्रॉम एनीवन ऑफ यू, बट कुछ तुम्हारे माइंड में होगा कि ये होता है। हमें आंसर पता है बट वो क्या है एग्जैक्टली, तो बता सकता है? क्या है? कुछ चार्ज है +1 -1? Sir, oxidation state is the number of electron lost or gained. During the formation of bond, right? Yes, sir. तुमने Sir, जो for- definition दिया that is actually correct for this compounds which are ionic compound. Ionic compound, how many electrons they have lost or gained per atom during their bond formation? So this is correct. But H2O में तो कोई electron loss again हो ही नहीं रहे। This is covalent bond, covalent compound. They are sharing electron with each other. तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा? इस केस में फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 -2, it is not gaining it does not gains 2 electron during formation of bond. ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हो रही है। देखो especially when we have covalent bond, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट is not actual charge, it is the hypothetical charge. So it is a hypothetical charge that an atom of an element would appears to have when all bonds are considered to be ionic in nature. जब सारे बॉन्डिंग को आयोनिक बना दिया जाएगा तो जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अकॉर्डिंग की हाइपोथेटिकल चार्ज है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, 1 फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से डिनोट कर दिया। इफ यू वैसे तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, बट कोवेलेंट बॉन्ड मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड मींस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इस बॉन्ड को जब तुम आयोनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों के बीच में किसी एक एटम के पास जाएंगे, या तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। नाउ टेल मी व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन? व्हिच वन हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए। इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हाइपोथेटिकली, यदि हम इस कोवेलेंट को आयोनिक में कन्वर्ट करते हैं तब। तो इस पे +1 चार्ज, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, +1 चार्ज,
इसने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए. They are not actual charge, they are the hypothetical if covalent bonds are converted into ionic. Is that okay now? Yes, sir. Mugdha, Prathamesh, Shonak, Shreya. Yes, Yes, sir. sir. चलो मैं डेफिनेशन दिखा देता हूं. हो गया कॉपी? Yes, sir. Done. अब क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट. वी हैव सम जनरल रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बोथ आर सेम थिंग, कंफ्यूज मत होना ना. इसे ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है.
कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स हैं, वो मैंने बोर्ड पे लिखी, कॉपी करो जल्दी से। हो गया है कॉपी? Yes, sir. उर्वी, यश, कॉपी कर लिया है? तेजस? Yes. All the atoms in their elements. अच्छा, फर्स्ट पॉइंट नोट ये करना है, इट इज चार्ज दैट इन एटम, सिंगल एटम, H2 में 2 हाइड्रोजन है, 2 पर +2 चार्ज है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 चार्ज ऑन एन एटम। क्लियर? तो ये हाईलाइट करना है तुम्हें। All atoms in their elemental form have zero oxidation state. Aluminium मेटल में 0, N2 में नाइट्रोजन 0, P4 फास्फोरस में 0, कोई भी एलिमेंट है 0 ऑक्सीडेशन। Alkali metal always have +1 and alkaline earth metal always have +2 oxidation state in their compound. हाँ श्रेया, राडू, मुझे ये बताओ अल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप होते हैं? अल्कली मेटल्स ही बता दो तुम मुझे कौन कौन से। श्रेया? Group 1 elements are alkali metals. And what, how, like the elements, group 1 elements are? Can you name all the elements of group 1? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, याद होने चाहिए हमें। क्लियर? ग्रुप 2 एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, तो पता होने चाहिए। एल्यूमिनियम इज ऑलवेज +3, तुम देखोगे इन देयर कंपाउंड, एलिमेंटल फॉर्म में तो वो भी 0 है, बट कंपाउंड फॉर्म में +1 +2, कंपाउंड फॉर्म में +3, कंपाउंड मतलब किसी के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं। BaO बेरियम ऑक्साइड, उसमें बेरियम +2 होगा, सिर्फ Ba दे रखा है तो 0, वो तो एलिमेंटल स्टेट हो गया। क्लोरीन इज ऑलवेज +1। तो ये कुछ मेटल्स एलिमेंट्स हैं जिनका वेरी कभी नहीं करता, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होता है। अब बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जिनका वेरी करता है, जिनका मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन है उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी देख लेते हैं।
Next, oxygen in general, 90% of the oxygen compound, oxygen has -2 oxidation state, but we have some exception. First exception, peroxide. Peroxide जहाँ पे oxygen single bond oxygen होता है उसे कहा जाता है peroxide linkage. In this scenario, in this case, oxygen has -1 oxidation state. Second exception, superoxide. Superoxide ये ionic compound होंगे, K plus separate, O2 minus separate. 2 oxygen atom -1 charge. तो 1 oxygen atom पे कितना चार्ज आएगा? -1/2. Yeah? 2 atom can have -1 charge, 1 atom can have effectively -1/2 charge. Oxidation state will be -1/2 in superoxide. Peroxide -1, superoxide -1/2. एक और exception इसका, third exception. Compound with fluorine. Fluorine is more electronegative than oxygen. When oxygen attached with fluorine, तो oxygen का positive और fluorine का negative oxidation state आएगा. Clear? Example O2F2. +1 +1 -1 -1. ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेके जाएगा, इस पे -1 चार्ज, सेम यहाँ पे -1 और ऑक्सीजन पे +1. अब आते हैं हम OF2 पर. OF2 फ्लोरीन फ्लोरीन. सो जहां भी फ्लोरीन के साथ कंपाउंड होगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, फ्लोरीन नेगेटिव में आ जाएगा. मुझे बताओ क्या ये तीनों केस क्लियर हैं या कुछ डाउट है? ऑक्सीजन वाले मैं वेट कर रहा हूं. एक्सेप्शन है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे लर्न करने का भी है कि कौन से एक्सेप्शन है और थोड़ा समझने का. सर OF2 में ऑक्सीजन की स्टेट सुपर ऑक्साइड का बताओ ना. सुपर ऑक्साइड उसे कहा जाता है जहां पे 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है. दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड. KO2, ये सुपर ऑक्साइड के जितने भी एग्जांपल है सारे लिख दिए गए हैं. K+1 O2 -1. so 2 ऑक्सीजन -1 चार्ज. हमें तो पर एटम चाहिए. पर एटम कितना चार्ज हो जाएगा? -1/2. 2 एटम कैन हैव -1 चार्ज, so 1 atom can have -1/2 charge. Is that okay? Yes sir. सर जो OF2 है उसमें कंपाउंड विद फ्लोरीन, देखो सिंपल सा है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ O2F2 OF2. फ्लोरीन पे -1 होगा, हमेशा -1 होता है. 2 फ्लोरीन -2, 1 ऑक्सीजन, ये +2 हो गया. 2 फ्लोरीन -2, 2 ऑक्सीजन +2, 1 ऑक्सीजन +1. क्या अभी क्लियर है? यस सर. हाँ, हंट्स रूल नहीं, क्या है हंट्स रूल जब बता दूंगा मैं. अभी कोई यूज नहीं है हंट्स रूल का, तो जब यूज आएगा तब बता दूंगा मैं वापस. सर आप सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उनका पूरा सीरीज में ऑर्डर में आप लिखाओगे क्या एलिमेंट्स का? फिर से बोलो. जैसे कि आपने बोला कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से. Yes, वैसा- we have yes. We have one heading electronegativity. So इसी चैप्टर में जो बस इसके बाद मुझे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करना है. 4 प्रॉपर्टीज: एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उस टाइम में पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे काम के सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखाऊंगा, वैल्यूज लिखाऊंगा. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर तो ठीक है, वैल्यू भी लिखाऊंगा. ठीक है. इसी चैप्टर का पार्ट है. ओके सर.
चलो, काफी यूजफुल पॉइंट है 6 पॉइंट. Sum of oxidation state of all the atoms in a molecule, in a neutral molecule, is always 0, and on an ion it is equal to charge of ion. मैं दोनों का एक एग्जांपल ले लेता हूँ. न्यूट्रल मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है. हाइड्रोजन में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, दैट इज मेटल हाइड्राइड्स, बट अभी नॉर्मल ले लेते हैं. हाइड्रोजन +1, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन. सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 करना है, तो +1 2 टाइम्स ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन, 2 टाइम्स ऑफ +1. सल्फर, हमें सल्फर का नहीं लिखा है, जो भी 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं सल्फर का कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, तो इट मे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. हमें नहीं पता सल्फर का कितना है. चलो एक्स अज्यूम कर लो. क्लियर? ऑक्सीजन, दिस इज नॉट द एक्सेप्शनल केस, ना पर ऑक्साइड है ना सुपर ऑक्साइड है ना कंपाउंड विद क्लोरीन है, तो ये नॉर्मल केस है ऑक्सीजन का. -2, कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 4 टाइम्स -2 को ऐड करना पड़ेगा. 4 टाइम्स ऑफ -2, एडिशन शुड बी 0. +2 -8, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6. इसके हेल्प से सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0 के हेल्प से हमने जिसका अननोन था वो भी कैलकुलेट कर दिया. इज दैट ओके? यस सर. हाँ ओम, कुछ पूछना है पूछो. सर वो x -6 कैसे आया? +2 -8, +2 -8 कितना होगा? 6 -6. ठीक है. यस. अब मैं एक आयन का एग्जांपल ले लेता हूं. फॉस्फेट आयन, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. X ऑक्सीजन का हमें पता है -2. सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स, phosphorus X, oxygen -2, that should be equal to net charge on the ion is equal to the charge on the ion, charge of the ion. यहाँ पे न्यूट्रल था तो 0, यहाँ पे -3 है तो इक्वल टू -3. X 4 into 2 8, -3, -8 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा +5. ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ रिपोर्ट किया जाता है. 0 है तो फिर प्लस माइनस नहीं लगाना है. इज दैट ओके? चैतन्य, ईशान, ईशानी? यस सर. Yes, sir. हाँ, कुछ पूछना है वापस से? सर आपने वो बताया कि वो 0 होता है सम करने पे या चार्ज आयन पे सर, लेकिन अगर वो फ्रैक्शनल आया और हमें उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है तो कैसे निकालेंगे फिर? हाँ, मैं तुम्हारा क्वेश्चन एक एग्जांपल लेता हूँ. वो कॉपी कर लिया होगा सबने हिस्ट्री वाला? Yes, सब sir. कर दो हिस्ट्री. यस सर. चलो 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से नहीं कॉपी किया तो कर दो. Next set of example, Na2S4O6, 2 into +1, sulfur is unknown, 4 times of X, 6 times of -2 equal to 0, plus 2.5 आ रहा है. How fractional oxidation state is possible? See, we can't have any fractional number of electronic charge or protonic charge. फिर ये कैसे आया? तो ये इसलिए आया होगा, it may be the average value of oxidation state of sulfur
जब भी दो या उससे ज्यादा एटम होते हैं और हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज वैल्यू आता है। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कैन वी कैलकुलेट इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट? यस, वी कैन कैलकुलेट इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। For that we need to first understand, we need to write its structure. उसके बाद ही हम इंडिविजुअल बता पाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे फ्यूचर में आएगा पी ब्लॉक में तब पढ़ेंगे। तो जहां भी स्ट्रक्चर बेस जाएंगे वो तुम्हें बताए जाएंगे। स्ट्रक्चर जब तक नहीं बताए जाएंगे तुम नहीं पता ही नहीं लगेगा, इंफॉर्मेशन। क्लियर? सर तो वो स्ट्रक्चर मतलब कुछ कंपाउंड्स के रहेंगे या यूनिवर्सल रहते हैं कि ऐसे बनाना रहता है? क्या तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर वो स्ट्रक्चर क्या हम लॉजिकल ड्रॉ कर सकते हैं या उनका फिक्स मतलब होता है सर तो याद रखना होगा? ऐसा कुछ क्वेश्चन है? मतलब हाँ सर, मतलब ऐसा फिक्स रूल है स्ट्रक्चर बनाने का क्या, मतलब कि कुछ कंपाउंड का फिक्स स्ट्रक्चर है और हम हर कंपाउंड का याद करना पड़ेगा? देखो, we have almost 90-95% compounds have fixed rule to we have fixed rule to draw their structure. Clear? But yes, for 5 to 10% compound we need to memorize their structure. हमें पता भी होना चाहिए कि कैसे होता है। जैसे ये इसके लिए फिक्स रूल काम नहीं करेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जहाँ पे भी फिक्स रूल के अकॉर्डिंग दो या उससे ज्यादा स्ट्रक्चर आते हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और इसका फिक्स रूल से जाएंगे तो और भी पॉसिबिलिटी आती है। तो फिर जहां पे इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अब दो या उससे ज्यादा है तो कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में पता ही नहीं, राइट? तो यहाँ पे इन दोनों सल्फर का 0-0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका +5 है। एवरेज वैल्यू दिस प्लस दिस अपॉन 4 सल्फर एटम, इसलिए +10/4 आता है। अगेन वी हैव वन चैप्टर दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड टाइट्रेशन। वहां पे बहुत डिटेल मैंने थोड़ा सा यूज है जितना मैंने अभी बताया, बस इसलिए मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। ओके, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखे। मैं एक टेबल जो बुकलेट में ही दे रखा है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग एलिमेंट्स के, उसमें से कौन सा स्टेबल है मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, वो तुम कॉपी कर लेना। क्लियर? उसमें से ऐसा नहीं कि तुम्हें पता ही होना चाहिए, बट यस जैसे से सिलेबस आगे बढ़ेगा वो ध्यान रहेगा, थोड़ा इजी रहती है। क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? होमवर्क बता देता हूँ मैं तुम्हें। Homework will be section A, section B and section C. सर हमारे पास बुकलेट नहीं है। बुकलेट ग्रुप पे भेजिए, मैं वापस से फॉरवर्ड करता हूँ। सॉफ्ट कॉपी मैंने ग्रुप पे भेजी है, अभी किसी के पास भी बुकलेट नहीं है। हाँ ठीक है, मैं उसको वापस से सेंड कर देता हूँ। होमवर्क में मैं उस पर टैग करके भेज देता हूँ ग्रुप पर, और उसका डेडलाइन है होमवर्क का मंडे आफ्टरनून तक। यस सर। Shall I end the session now? यस सर।